दोस्तों, जैसा कि आपको सुनने में आ रहा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड न्यूज़ सब कुछ मतलब ऐसा पब्लिश हो रहा है कि जैसे केमिकल सेक्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया, सब सर्वनाश हो गया, निकलो बेचकर भागो, जो भी मिल रहा है यहाँ से जैसा भी मिल रहा है उसी को लेकर निकल लो, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो देखिए दोस्तों, केमिकल सेक्टर के बारे में काफ़ी न्यूज़, जैसे मैंने भी ये वीडियो इस पे बनाया था परसों। तो अगर बात करें, देखिए दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ आपको केमिकल सेक्टर के बारे में अब दिखाई देंगी, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो ग्लोबल डिमांड है वो काफ़ी स्लगिश रही है। और दूसरा अगर बात करें तो अभी जो है केमिकल्स के जो है, देखिए वैसे तो कमोडिटी केमिकल्स के प्राइजेज कम हुए थे, लेकिन साथ में जो है ऑल केमिकल्स भी इसमें लिखा हुआ था, तो कमोडिटी केमिकल्स के प्राइजेज कम हुए हैं। और कह सकते हो कुछ नंबर ऑफ कंपनीज ज़्यादा प्रभावित होंगी इससे। अगर बात की जाए, कमोडिटी केमिकल कंपनी ज़्यादा प्रभावित होंगी, हालांकि स्पेशलिटी केमिकल्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो केमिकल सेक्टर में मोस्टली कंपनी जो है, ज़्यादातर कंपनीज नीचे गिर रही हैं, और अगर नहीं गिरी तो वो जो है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में नीचे गिरने लग जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता हूं कि इक्विटी बहुत रिस्की होती है। क्यों कहता हूं बार बार ये बात? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब सब डर चुके हों, सब घबरा चुके हों, सब माल बेचकर निकल रहे हों, आपको वहां पर अपना बड़ा दिल दिखाना है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना। जैसे अब केमिकल सेक्टर में सब बेचकर निकल रहे हैं, तो आपको दाव यहां पर खेलना है, तभी आपका पैसा बनेगा। तो देखिए दोस्तों, इक्विटी में ट्रेडिंग तो रिस्की है ही, ट्रेडिंग में तो रिस्क बिल्कुल 100% है ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी कम रिस्की नहीं है। अगर आपको मोटा पैसा कमाना है तो जैसे अब केमिकल सेक्टर में सब पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, माल बेचकर लगातार भाग रहे हैं। जैसे हमने पहले देखा था, आईटी सेक्टर लग रहा था कि बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, सब बेचकर भाग रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हो नेस्डेक कितनी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और नेस्डेक के हिसाब से ही हमारी इंडियन जो आईटी कंपनीज हैं, आज आपने काफ़ी तेज़ी, इवन बड़े हाथी की अगर बात की जाए, इन्फोसिस में भी आज के दिन जो है 3% के आसपास की तेजी दिखाई दी। तो अब आईटी सेक्टर के मिड कैप तो ऊपर जा ही चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए बड़े हाथी इन्फोसिस, टीसीएस वाले भी काफ़ी खुशी मना रहे थे, रिजल्ट जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छा पब्लिश किया है। तो टीसीएस के साथ साथ इन्फोसिस भी भाग गया, एलटीआईएम भी भाग गया, तो अब मिड कैप एलटीटीएस में भी तेजी दिखाई दी। तो देखिए दोस्तों, नेस्डेक जो है, नेस्डेक में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, क्योंकि जो वहाँ का इन्फ्लेशन डेटा आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आया, काफ़ी अच्छा आया है। तो उसको देखते हुए मार्केट को बिल्कुल रीजन मिल गया है ऊपर जाने का। तो देखिए कहीं ना कहीं मार्केट को अब आगे, देखिए एक रेट हाइक तो जुलाई में होगा, लेकिन जो है उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रेट कट स्टार्ट हो जाएगा। तो रेट कट का जैसे ही एहसास मार्केट को धीरे धीरे होने लगा है, तो जो है नेस्डेक काफ़ी तेजी के साथ परफॉर्म कर रहा है। तो उसी के हिसाब से इंडियन आईटी स्टॉक्स परफॉर्म करे। तो आईटी में तो अब इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं है, लेकिन अब केमिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का मौका है। यहाँ पर आपको कॉन्ट्राबेट लेनी ही पड़ेगी। तो आपको अभी फोकस करना सिर्फ जो है एसेंशियल केमिकल वाली जो कंपनी है, मेरे हिसाब से उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है इस आर्टिकल की अगर बात की जाए, तो ये जो अबेकस एसेट मैनेजर हैं, ये सुनील सिंघानिया जी, तो इन्होंने जो है यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि जो चाइनीज केमिकल कंपनीज हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो पहली बात रिज्यूम हो गया है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ग्लोबल डिमांड जो है केमिकल्स की काफ़ी कम रही है। और तीसरी बात बताई कि जो केमिकल्स के जो रेट हैं वो गिर चुके। तो देखिए दोस्तों, ये सारे एक्सटर्नल रीजन हैं। तो इन एक्सटर्नल रीजन की वजह से केमिकल सेक्टर में काफ़ी फियर का माहौल बना हुआ है। तो देखिए, पैसा उसी का बना है जो फियर में ग्रीडी हुआ है। तो जो भी फियर में ग्रीडी होगा वही बड़ा पैसा बना पाएगा, और जो फियर में पैनिक सेलिंग कर जाएगा वो कुछ भी नहीं बना पाएगा, कुछ नहीं ले जाएगा मार्केट से। तो देखिए दोस्तों, हमें जो है इस गिरावट को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। और अपनी जो होल्डिंग्स हैं उनको, अगर आप इन्वेस्टेड हो अच्छी केमिकल कंपनीज में, तो उनको बिल्कुल कन्विक्शन के साथ होल्ड करना चाहिए। अगर पैसा है तो बाय ऑन डिप करना चाहिए, और अगर पैसा नहीं है तो बिंदास होल्ड करना चाहिए। क्योंकि
आपको बिजनेस की समझ होगी तभी आपने उनको बाय किया होगा। तो देखिए दोस्तों, ये खत्म होने वाली नहीं है केमिकल कंपनीज। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, तो कुछ केमिकल कंपनीज, एसेंशियल केमिकल कंपनीज को देख लेते हैं। और एक बात और दोस्तों, इनका मानना है कि जो केमिकल कंपनीज हैं उनमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिल सकती है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको केमिकल सेक्टर से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप देखिए दोस्तों, 1 साल के लिए अगर बात की जाए तो 1 साल के लिए आपको मार्केट में आना भी नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपको बैंक एफडीज या फिर जो लिक्विड फंड्स वगैरह होते हैं तो उनकी तरफ आपको जाना चाहिए। डेट फंड जो होते हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। एफडीज में ये रखना चाहिए अपना पैसा। तो इधर तो आपको मुंह नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप मार्केट में आए हो तो आपका विजन कम से कम 3 या 5 साल तो होगा ही। और अगर आपका विजन 3 या 5 साल है तो आपको केमिकल कंपनीज में अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। हाँ, हालांकि इसमें लिखा हुआ है, अगर आप आगे देखोगे तो जो है केमिकल कंपनी जो है, इसमें लिखा हुआ था कि केमिकल कंपनी जो है 3 to 6 मंथ तक प्रेशर में रह सकती हैं, इसमें लिखा हुआ था। तो देखिए दोस्तों, अगर ये लिखा हुआ यहाँ पर, तो इसमें 3 to 6 मंथ तक जो केमिकल कंपनीज हैं वो प्रेशर में परफॉर्म कर सकती हैं। क्योंकि अब जो है ये सारे एक्सटर्नल रीजन होने की वजह से बाजार को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि केमिकल कंपनीज का जो Q1 का रिजल्ट है वो थोड़ा वीक आएगा। हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी वीक आ जाए, तो अगले क्वार्टर भी थोड़ा सा वीक आ जाए। तो ऐसी बात नहीं है आपको बाद में इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे आप जो है बाई ऑन डिप करते जाएं। एकदम से जो है लमसम या बक बाइंग ना करें। धीरे धीरे अपने होल्डिंग्स को इंक्रीज करते जाएं। जैसे जैसे पैसा आपके पास आता है वैसे वैसे इन केमिकल कंपनीज को धीरे धीरे उठाते जाएं। लमसम या बक बाइंग की कोशिश ना करें। तो चलिए देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कंपनीज के बिजनेस के बारे में बात नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं वेरी एसेंशियल केमिकल, ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स को रखना चाहूंगा, जिसमें फाइन ऑर्गेनिक्स जो है इंडिया में मार्केट की लीडर है। तो देखिए दोस्तों, जो ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स, जो इसके ग्रीन एडिटिव्स हैं वो जो है वेरी एसेंशियल होते हैं। मैं इसको कंपनी को पीडीलाइट से भी पहले रखना चाहूंगा क्योंकि ये मेरी टॉप मोस्ट होल्डिंग्स है। तो ये बहुत ही एसेंशियल केमिकल हैं एफएमसीजी कंपनीज के लिए, और जो है बहुत सारी कंपनीज के लिए 5% का रेवेन्यू जो है हर क्लाइंट से इस कंपनी को प्राप्त होता है। तो ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियोज जो है, ज्यादातर वीडियोज फाइन ऑर्गेनिक्स पे हैं, उसमें मैंने जो है डिटेल्स में बात की है फाइन ऑर्गेनिक के ऊपर। तो अगर एसेंशियल केमिकल में सबसे पहले नंबर पर मैं रखूंगा फाइन ऑर्गेनिक्स को। तो ये आपकी वैसे कोई क्वालिटी पे रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी टॉप 5 होल्डिंग्स में ये जो है कंपनी होनी चाहिए अगर एसेंशियल केमिकल के पर्सपेक्टिव से बात की जाए। तो देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है ये 4630 की है और 4630 के आसपास ही आज इसने क्लोजिंग दी है। 4629 के आसपास जो है क्लोजिंग दी है। तो वैसे जो है 4600 तक आ गया था। तो देखिए, अब अगर नेक्स्ट स्पोर्ट की बात की जाए तो हो सकता है कि ये अपना जो 4550 रुपए और नीचे फिसल सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब जो ये जो एक्सटर्नल रीजन है, वैसे जो है कंपनी का रिजल्ट जो इस कंपनी का है वो पिछले क्वार्टर तो थोड़ा ठीक ठाक आया, तो इस क्वार्टर भी ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। लेकिन ये जो एक्सटर्नल रीजन है इसकी वजह से गिरा है। अब अगर बात की जाए, अगर ये रीजन नहीं होता तो यहां तक भी नहीं आना था। तो देखिए दोस्तों, आप धीरे धीरे एक दो, क्योंकि शेयर प्राइस ज्यादा है, 1 या 2 क्वांटिटीज के रूप में आप धीरे धीरे उठाते जाएं। तो 4550 का इसका जो मेजर सपोर्ट कहा जा सकता है, काफी बड़ा सपोर्ट जो है, पिछली बार यहीं पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था 4550 के आसपास ही आप बोल सकते हो। तो 4550 का बड़ा रेजिस्टेंस था, तो उसी हिसाब से बड़ा सपोर्ट भी बनना चाहिए इसका। लेकिन ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो ट्रेंड लाइन अब देखते हैं इसको ये जो है सम्मान देता है या नहीं देता, या इसको तोड़कर नीचे आ जाता है। तो अभी तो जो है ये ऊपर ही कहा जा सकता है। तो देखते हैं 4650 तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो और उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद आपको यहां पर नीचे दिखाई देगा
तो 250 रुपये के गैप पर आप मान सकते हो, 4250 के आसपास आप मान सकते हो। तो देखिए 100 रुपये के गैप पर भी मान सकते हो, लेकिन शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा है तो आपको जो है 4250 पे ही आगे बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि शेयर प्राइस काफ़ी बड़ा है। तो 250 रुपीज़ के गैप पर ही आपको बाइंग करनी चाहिए, 150 रुपीज़ के गैप पर नहीं करनी चाहिए शेयर प्राइस ज़्यादा होने की वजह से। नेक्स्ट केमिकल कंपनी B2C केमिकल कंपनी पिडिलाइट को रखना चाहूँगा, क्योंकि B2C केमिकल कंपनी में ये कंपनी मार्केट की लीडर है। केमिकल कंपनीज में ही इससे बड़ी कोई केमिकल कंपनी है ही नहीं अगर मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन ये एक B2C मार्केट कंपनी है, यानी उधार में लेकर कैश में माल बेचो, सबसे अच्छा बिजनेस होता है B2C की अगर बात की जाए। आप उधार में खरीदो और कैश में बेच दो, तो इससे अच्छा बिजनेस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके पास प्राइसिंग पावर है। जो B2C कंपनी होती है उसके पास प्राइसिंग पावर होती है, B2B कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं होती है। तो इनके पास कैश फ्लोज होता है, B2C कंपनी होती है तो कैश फ्लो काफ़ी अच्छा होता है इनके पास। तो इसमें जो है आपको रिटर्न्स कंसिस्टेंसी के साथ मिलते रहते हैं, क्योंकि B2C कंपनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए तो 2550 के आसपास घूम रहा है। कल जो है मार्केट खुलते ही 2550 का लेवल टच किया था, वहां से मुझसे तो मिस हो गया, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टर ने खरीदा होगा। तो 2550 का स्पोर्ट अभी के टाइम इसमें काफ़ी गिरावट कम है, क्योंकि ये एक लो बीटा स्टॉक है, काफ़ी कम गिरता है। तो आपके पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन रिटर्न्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा फाइन ऑर्गेनिक्स कंपेयर करो या विनाती ऑर्गेनिक्स से कंपेयर करो तो वहाँ की बजाय आपको यहाँ रिटर्न्स थोड़ा सा कम मिलेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी भरपूर मिलेगी। तो 2550 के आसपास अभी तो घूम रहा है। तो अभी तो यही स्पोर्ट है। अगर नेक्स्ट स्पोर्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट स्पोर्ट यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, जो है ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में छोटे छोटे स्पोर्ट बनते हैं। तो नेक्स्ट स्पोर्ट जो है 50 रुपये और नीचे आप मानकर चल सकते हो 2500 रुपये के आसपास, 2495 2496 के आसपास जो है 50 रुपये और नीचे मान सकते हो। इसमें तो 50-50 रुपये मान सकते हो, क्योंकि ये लो बीटा स्टॉक है, बिल्कुल नीचे बहुत ही कम गिरता है। लेकिन अभी तो 2500 का स्पोर्ट है, तो 2500 के आसपास आप कुछ क्वांटिटीज उठा सकते हो, क्योंकि आज जो है 2600 से ऊपर था। वैसे नीचे आने की कोशिश तो की थी। अब कल देखते हैं कि 2550 अगर टच करता है तो अच्छी बात है, मिल जाता है तो आपको। कंपनी की अगर बात की जाए, नेक्स्ट कंपनी SRF, जो कि B2B मार्केट लीडर है केमिकल सेक्टर की अगर बात की जाए तो देखिए दोस्तों, अगर देखिए एक और आर्टिकल मैंने पढ़ा था तो मैं स्क्रीनशॉट उसका ले नहीं पाया, तो उसमें JM फाइनेंशियल्स कोई ब्रोकर हैं, तो उन्हें लगता है कि जो है US और जो US में जो है फ्लोरिनेशन जो केमिकल है उसका प्रोडक्शन कट होने की वजह से SRF एंड नवीन फ्लोरिन को फायदा हो सकता है। वहां पर जो है फ्लोरिनेशन का फ्लोरिन जो केमिकल है उसका प्रोडक्शन कट कर दिया गया है। तो इसकी वजह से इन कंपनीज को, इंडियन कंपनीज SRF एंड नवीन फ्लोरिन को फायदा हो सकता है। तो नवीन फ्लोरिन तो देखो काफी ऊपर है, लेकिन अगर SRF की बात की जाए तो SRF ये जो है ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, तो इसको टच करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ट्रेंड लाइन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली जो है 2150 का लेवल ही है। आज टच किया था इसने, SRF ने 2150 तक आया था, तो अच्छा लेवल कहा जा सकता है 2150 का। तो देखिए, अगर केमिकल सेक्टर की एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिरावट हुई, इस वजह से 2150 तक आया है, वरना 2150 के चांसेस नहीं थे, लेकिन अच्छा लेवल कहा जा सकता है। और अगर इससे नीचे की बात की जाए तो इससे नीचे आपको जो है 2150 से नीचे की बात की जाए तो एक ही लेवल, बड़ा लेवल बचता है, जो है 2089 के आसपास का, 2089 के आसपास का, 2090 कह सकते हो। तो बाकी पता नहीं वहां तक जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आप जो है क्वांटिटीज धीरे धीरे उठाते जा सकते हो, क्योंकि ये जो रीजन, एक्सटर्नल रीजन है, ये 2 क्वार्टर तक तो लगभग चल ही जाए। तो लेकिन अगर मैं SRF के बारे में बात करूं तो ये कंपनी जो है फ्लोरिनेशन की अगर बात की जाए तो उसमें डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में मार्केट की लीडर है। तो इसको इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि जो है केमिकल सेगमेंट जो इसका, उससे इसको 43% का रेवेन्यू मिलता है, और पैकेजिंग फिल्म से 40% का रेवेन्यू मिलता है, टेक्निकल टेक्सटाइल का उससे इसको 14% का रेवेन्यू मिलता है, और अदर जो सेगमेंट है उससे 3% का रेवेन्यू मिलता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट केमिकल कंपनी को।
नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। तो विनाती ऑर्गेनिक्स की अगर बात की जाए तो ये 2 साल से लगभग इसी रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर का लेवल जो है 2200 का और नीचे का लेवल जो है 1700 का, इन्हीं लेवल पे घूम रहा है तब से। लेकिन अभी ये करंटली 1800 का जो मेजर सपोर्ट है उसको बना के बैठा हुआ है। 1800 से नीचे नहीं गिर रहा है, लेकिन अगर 1800 से नीचे आपको मिल जाता है 1750, 50 रुपए के गैप पर आप मान सकते हो 1750। लेकिन ये जो है इतना गिरता नहीं है, ये बिल्कुल पीडीलाइट से भी ज्यादा लो बीटा स्टॉक आप इसको बोल सकते हो। हालांकि पीडीलाइट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं हिलता है। 1800 से 1850 के बीच में बड़ी मुश्किल से इधर उधर मूव करता है। बहुत ही लो बीटा स्टॉक इसको हम बोल सकते हैं। तो इसको तो अगर अपने पोर्टफोलियो की टॉप मोस्ट होल्डिंग्स भी बना लिया जाए तो भी बुरा नहीं होगा। पोर्टफोलियो को बिल्कुल अच्छी स्टेबिलिटी देगा और रिटर्न्स भी आपको पीडीलाइट से ज्यादा मिलेंगे। लेकिन ये एक B2B कंपनी है, उधार में माल खरीदकर उधार में ही बेचती है। तो देखिए ये ग्लोबली मार्केट की लीडर है। IBB और ATBS अगर केमिकल्स की बात की जाए तो देखिए ये जो 3 कंपनी मैंने बताई है, SRF, विनाती ऑर्गेनिक्स एंड जो है पीडीलाइट, तो ये कंपनी जो है काफी पुरानी कंपनीज है। इनका पास्ट का रिकॉर्ड हमारे पास है, ये बर्बाद नहीं होने वाली। केमिकल सेक्टर को पूरे को बर्बाद होना पड़ेगा तब जाकर ये कंपनीज बर्बाद होंगी। हाँ, हालांकि जो फाइन ऑर्गेनिक्स है वो थोड़ा सा रिसेंट लिस्टेड कंपनी कही जा सकती है। 2018 से जुलाई 2018 से बाजार में लिस्टेड है, तो उसको भी जो है 5 साल तो हो ही चुके हैं। इतनी रिसेंट लिस्टेड वो भी नहीं है, लेकिन उसकी पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और वेरी एसेंशियल केमिकल है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट केमिकल कंपनी को। नेक्स्ट केमिकल कंपनी की बात की जाए तो सुमिटोमो केमिकल्स। एग्रो केमिकल जो होते हैं वो भी काफ़ी एसेंशियल होते हैं, तो ये कंपनी भी आपके पास होनी चाहिए। वैसे PI इंडस्ट्रीज को भी आप ले सकते हो, लेकिन वो काफ़ी ऊपर है, उसमें अभी इतना डिस्काउंट नहीं है, ये काफ़ी टूटा हुआ है ऊपर से अगर बात की जाए तो। सुमिटोमो केमिकल्स की अगर बात की, देखिए दोस्तों इसमें जो है प्रॉब्लम क्या है, जब देखिए ये गिर नहीं रहा था बिल्कुल भी, लेकिन पीछे गवर्नमेंट ने इसके एक प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया था। तो बैन लगने की वजह से तब से ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो हो सकता है किसी न किसी प्रोडक्ट पे बैन लग भी जाए, लेकिन ये कमोडिटी केमिकल कंपनी है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे दीपक नाइट्राइट एक कमोडिटी केमिकल कंपनी है, तो सुमिटोमो केमिकल भी एक कमोडिटी केमिकल कंपनी है। यहाँ पर आपको उतार चढ़ाव थोड़ा सा ज्यादा मिलेंगे, कंसिस्टेंसी थोड़ा सा कम मिलेगी। लेकिन अगर एसेंशियल केमिकल देखा जाए तो एग्रो केमिकल काफी एसेंशियल होते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से आपके पास या तो PI, अगर PI में आपको चांस मिल जाता है तो PI उठा लो। लेकिन अगर अभी चांस की बात की जाए तो अभी सुमिटोमो केमिकल्स में आपको चांस मिल रहा है। तो अभी का जो स्पोर्ट है इसका 407 408 रुपए पे कल इसने स्पोर्ट लिया था और उससे अब ऊपर जा चुका है। तो अभी का स्पोर्ट तो 407 408 ही बना हुआ है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन का स्पोर्ट आप देखोगे तो वो आपको जो है 387 के आसपास दिखाई देगा। तो अगर 387 के आसपास मिल जाता है तो अच्छी बात है, बाकी इससे नीचे तो मुझे लगता नहीं जाएगा। 387 को आप बिल्कुल फाइनल देखिए, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पता नहीं कहां तक चला जाए नीचे, लेकिन अभी तो फिलहाल 387 की ही उम्मीद है। तो अगर उससे नीचे अगर आप देखोगे 387 के बाद आप देखोगे तो यहां पर आपको जो है नीचे जो है 350 का लेवल जो है 350 का सपोर्ट आगे आप मानकर चल सकते हो। तो यहीं तक लेते हैं, इससे आगे का सपोर्ट हम नहीं देखेंगे। बात करें तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा एसेंशियल केमिकल नहीं कहेंगे, कैमक्रक्स कंपनी का नाम है, बिल्कुल पेनी स्टॉक है, 500 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है, वेरी रिस्की। लेकिन कंपनी ने जो है काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स, जब कोविड आया था तो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए थे। जो है ये कंपनी फार्मास्यूटिकल केमिकल बनाती है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको रिस्क लेना है तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करें, अल्ट्रा रिस्की हो सकती है ये आपके लिए, क्योंकि जब भागता है तो काफ़ी तेज़ भागता है और जब गिरता है तब भी काफ़ी तेज़ गिरेगा, क्योंकि इसको पेनी स्टॉक बिल्कुल आप मानकर चल सकते हो। तो देखिए दोस्तों अभी ये अपने स्पोर्ट पर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी जो है ये 300 से ऊपर ही स्पोर्ट ले रहा है। लेकिन अगर नीचे की अगर बात करें, नीचे इसका जो स्पोर्ट है वो आपको 275 रुपये के आसपास दिखाई देगा। तो जो है 275 रुपये का जो नीचे स्पोर्ट आप मान सकते हो। तो 275 300 से नीचे किसी भी प्राइस पे आपको मिल जाए तो आप जो है इसमें एक ही बार में लमसम कर सकते हो, क्योंकि एक ही बार में 10-15 हज़ार जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप इसमें लगाकर चल सकते हो। तो अगर बन गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले, क्योंकि आपको इन पेनी कंपनीज में वही पैसा लगाना चाहिए जो डूब भी जाए तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन ये कंपनीज जो हैं उस थोड़े से पैसे को ही काफ़ी मल्टीबैगर बनाने की हिम्मत रखती हैं।
हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे कंपनीज काफ़ी हैं, नियोजन केमिकल भी है। अगर ईवी के एक्सपोजर के लिए हम बात करें तो ये एसेंशियल केमिकल इनको हम नहीं कह सकते। तो जो है एथर एक कंपनी है, एथर को आपको सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन वो गिर नहीं रहा है, वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो एथर जो है वो बिल्कुल मोनोपोली टाइप कंपनी उसको बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल वो कंपनी बनाती है जो भारत में कोई और कंपनी नहीं बनाती। तो इनके बाद, इनसे पहले आपको एथर को कंसिडर करना चाहिए। हाँ, दीपक नाइट्राइट भी है। दीपक नाइट्राइट का भी स्पोर्ट मैंने पहले डिस्कस किए हैं वीडियो में, कल वीडियो जो पोस्ट किया था परसों, तो उसमें उसके सुमिटोमो केमिकल्स एंड दीपक नाइट्राइट के स्पोर्ट उसमें डिस्कस किए थे। उसके बाद आर्चिन केमिकल भी अपने स्पोर्ट के आसपास ही है, वहीं वापस आ गया। तो और नियोजन केमिकल को भी आप कंसीडर कर सकते हो ईवी के एक्सपोजर के लिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी केमिकल कंपनीज हैं, लेकिन जो एसेंशियल थी वो मैंने आपको बता दी। वीडियो काफी लंबा बन चुका है। ओके, थैंक यू दोस्तों।